दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदल चुकी है। कम से कम आज तो ये मान ही लीजिए। बहुत सारे सवाल भारत के संवैधानिक संस्थानों से लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को लेकर इस देश में बीते 10 बरस में बार बार उठे हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब भारत के उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति पहला शख्स, पहला नागरिक इस देश का होता है और दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति होते हैं। और इस देश में कभी भी किसी उपराष्ट्रपति ने ऐसा इस्तीफा नहीं दिया जो आज दिया गया है। इससे पहले इस देश के जितने भी उपराष्ट्रपति हुए, उन्होंने अगर कार्यकाल के बीच में अपने पद को छोड़ा तो उसकी दो ही वजह थी। एक वजह वह उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए या फिर किसी एक उपराष्ट्रपति का निधन हो गया। लेकिन यह पहला मौका है जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहते हुए अपना इस्तीफा लिखा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्होंने यह पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा। बात इतनी भर भी नहीं है। देश के सामने यह मामला तब आया जब तकरीबन 9 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बकायदा उपराष्ट्रपति कार्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे डाल दिया, यानी इस पत्र को डाल दिया। उस पर ना तो कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की आई, ना कोई प्रतिक्रिया गृह मंत्री की आई, ना राष्ट्रपति की कोई प्रतिक्रिया आई या फिर किसी भी मिनिस्टर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि मामला हेल्थ से जुड़ा हुआ है जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति ने किया। लेकिन मामला अगर हेल्थ से जुड़ा होता तो आज जब मानसून सत्र संसद का शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत में राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर नहीं आते, लेकिन वो बकायदा नजर आए। एक के बाद एक शोर मचता गया। जगदीप धनखड़ काम करते रहे। शाम के वक्त वह विपक्षी नेताओं से भी मिले, यानी विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिले। और इन सब के बीच पार्लियामेंट में आज हलचल बड़ी जबरदस्त रही। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी पहुंचे। उनका भी एक ऑफिस पार्लियामेंट के भीतर होता है जिसमें तमाम बड़े उनके अपने करीबी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी थी। आप कह सकते हैं उसमें राजनाथ सिंह थे, उसमें अमित शाह थे, उसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थी। एक कतार आप खींच सकते हैं जो भी आपको वरिष्ठ नेता के तौर पर इस दौर में समझ आए। और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री, उनका भी दफ्तर पार्लियामेंट के भीतर। उन्होंने भी आज तमाम मंत्रियों को बुलाया जो कि एनडीए के मंत्री हैं, यानी बीजेपी से हटकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो मंत्री बने हुए हैं उन सबको अमित शाह ने अपने दफ्तर में बुलाया और सभी को 5 मिनट के अंतराल पर पहुंचने की जानकारी दी गई। भागते दौड़ते पार्लियामेंट के भीतर सभी उनके कमरों में जाते हुए देखे गए। बात इतनी भर नहीं है। सवाल यह है कि जिस तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, उससे पहले वो कौन से घटनाक्रम रहे। आप कयास लगा सकते हैं। जस्टिस वर्मा को लेकर उन्होंने जिस तरीके से जो कुछ कहा, आप कयास लगा सकते हैं कि वो लगातार जुडिशरी से टकराते हुए दिखाई दे रहे थे। आप कयास लगा सकते हैं कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक को राज्यसभा में बोलने की इजाजत वो देते नहीं थे। आप यह भी कयास लगा सकते हैं कि दरअसल पहली बार भारत के अपने इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर इंपीचमेंट लाया गया तो वह जगदीप धनखड़ ही है। आप यह भी कयास लगा सकते हैं कि इस दौर में जो जरूरत राज्यसभा की है और राज्यसभा के भीतर जिस तर्ज पर नजर आना चाहिए जगदीप धनखड़ को, जो कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली है, क्या उससे हटकर उनकी कार्यशैली हो चली। आप कयास लगा सकते हैं। लेकिन इस कयास के बीच में आपको 2 लकीरें आज खींचनी होंगी। पहली लकीर तो यह है कि सब कुछ ठीक था शाम 6 बजे तक और 9 बजे यह इस्तीफा सामने आ गया।
इन 3 घंटों के बीच में आपको बहुत दूर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें दो बातें और साफ है। इस इस्तीफे को लिखवाया गया, इस इस्तीफे को लिखवाने की परिस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यालय जी नहीं, पूरा इस्तीफा कोई और लिख रहा था और उसके बाद बकायदा हस्ताक्षर किए गए। जो जानकारी निकल कर आई वो चौंकाने वाली है। और इन सब के बीच वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें देश में दूसरे नंबर पर जो शख्स की मौजूदगी संवैधानिक तौर पर हो, उनसे यह कहा जाए कि कल नहीं आज ही, आज नहीं अभी ही। यह एक लिहाज से गेट आउट की स्थिति है। किसने कहा, क्यों कहा, इस दौर में तमाम मंत्रियों को क्या जानकारी दे दी गई, किस तरीके की बैठक आज हो रही थी। प्रधानमंत्री कल नहीं जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, जो उन्हें ब्रिटेन जाना है। यानी ऐसा भी नहीं है कि कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। और कल के बाद परसों अपना कार्यक्रम बकायदा उपराष्ट्रपति का राजस्थान जाने का भी, झुंझुनू जाने का भी है। 3-4 मुद्दों को लेकर हो सकता है आपके जहन में कुछ सस्पेंस उभर रहे होंगे कि आखिर किसने इस तर्ज पर कहा और क्यों कहा, जिसके बाद लगता है यह सब कुछ गेट आउट की तर्ज पर हुआ है। हम उस पे आए उससे पहले हमें लगता है जो पत्र जारी किया गया उसको आप देखिए और उसमें जो लिखा हुआ है उसको आप हिंदी में सुन लीजिए, क्योंकि पूरा पत्र अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इस पत्र में जिक्र है, माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67/A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और अमूल्य समर्थन रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से जो मुझे स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वह मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वो अत्यंत मूल्यवान रहा। यह मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही कि मैंने भारत के अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। और उसके बाद उन्होंने लिखा, आज जब मैं इस सम्मानीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ, जगदीप धनखड़। यह पूरा पत्र है। देख लीजिए पहले इसके असली मजमून को, जो राष्ट्रपति के नाम यह पत्र लिखा गया, इस्तीफा पत्र। यानी इस पत्र में बार बार अपने हेल्थ को ही सामने जगदीप धनखड़ जी ने रखा है। जगदीप धनखड़ को इससे पहले कोई हेल्थ की शिकायत थी तो थी। 25 जून को उत्तराखंड में कार्यक्रम में गए थे। नैनीताल में कुमायूं यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली समारोह में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें तुरंत नैनीताल राजभवन ले जाया गया था। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया था और कार्यक्रम खत्म होने के बाद धनखड़ पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकले थे और फिर महेंद्र पाल से गले लगाकर रोने लगे थे। यह हम आपको उस दौर का जिक्र कर रहे हैं जो 25 जून को हुआ था। और करीब 10 कदम चलने के बाद धनखड़ के सीने में अचानक दर्द भी उठा था और पूर्व सांसद महेंद्र पाल और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला भी था। इससे पहले अगर आप चलेंगे तो 9 मार्च को अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था और 12 मार्च को उनको वहां से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके हेल्थ संबंधी प्रक्रिया में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही जब यह मैसेज खुले तौर पर पूरे पार्लियामेंट के भीतर रहा कि अब 12 अगस्त तक जो भी पार्लियामेंट चलेगी उसमें बड़ी भूमिका लोकसभा के स्पीकर की होगी और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की होगी और दोनों अपनी अपनी भूमिका को निभाने में माहिर हैं। शायद इसीलिए यह सवाल फिर उठा, अगर मसला हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री ने तुरंत चिंता व्यक्त क्यों नहीं की? अगर मामला हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो इस देश के तमाम नेता, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया हेल्थ को लेकर क्यों नहीं की? और उनके कार्यक्रम पहले से तय तमाम जगहों पर और सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। पहली बड़ी बात, जुडिशरी से ना सिर्फ वो टकराए बल्कि 3 बड़े मौके ऐसे आए अलग अलग जगहों पर जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुले तौर पर कहा संसद से ऊपर कुछ भी नहीं है। मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी 3 मौके पर इस दौर में कहा सबसे ऊपर संविधान है। और जब इस बहस की शुरुआत हुई थी जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर मामला तमिलनाडु से निकला था, उस समय भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे और उन्होंने कहा संसद से ऊपर कौन हो सकता है और संविधान भी नहीं हो सकता है। संसद ही तो सब चीजों को गढ़ता है। इन बातों का वो जिक्र कर रहे थे तो कयास ये बार बार लगाए कि जुडिशरी से टकराना, चीफ जस्टिस से 2-2 हाथ करते हुए नजर आना और इस दौर में जो जजों की पूरी फहरिस्त और जस्टिस वर्मा का भी जो पूरा का पूरा हिस्सा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस देश की जुडिशरी उनसे नाराज थी। और जुडिशरी के बगैर मौजूदा सत्ता के सामने कितनी मुश्किल आ सकती है यह भी छुपा हुआ नहीं है। वो वक्फ बोर्ड का चक्कर हो या फिर आने वाले वक्त में बिहार में एसआईआर को लेकर जो फैसला आएगा उस पर भी निगाहें हैं। क्या यही मसला है? जी नहीं। इस दौर में क्या वाकई सबसे बड़ा मसला सिर्फ इतना है कि राज्यसभा के भीतर उनकी मौजूदगी जो उनको इंपीचमेंट तक ले गई और पूरा विपक्ष उनके खिलाफ रहा, एक सांसद ने तो उनके लेकर जिस तरीके के पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर जो एक ड्रामेटाइज तरीके से चीजों को रखा, उसने भी मैसेज दिया कि शायद जगदीप धनखड़ बिल्कुल विपक्ष की पसंद बिल्कुल नहीं है। तो यहां समझ लीजिए, जब 2022 6 अगस्त को चुनाव हो रहे थे उपराष्ट्रपति पद के, उस समय मार्गरेट अल्वा उनके खिलाफ खड़ी थी। 182 वोट मिले थे मार्गरेट अल्वा को, जबकि जगदीप धनखड़ को 528 मिले थे। कुल 725 वोट थे और इनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद खत्म हो रहा था, यानी अगस्त 2027 में। बात इतनी भर भी नहीं है। बड़ा सवाल तो यह है इस सरकार के भीतर की हलचल अब सरकार के ऐसे ऐसे फैसलों से नजर आने लगी है जहां पर उपराष्ट्रपति को इस रूप में इस्तीफा देना पड़ा और यह कहा गया कि आप इंतजार मत कीजिए। और यह भी जो बात निकल कर आई कि पहली ड्राफ्टिंग उपराष्ट्रपति भवन में नहीं हुई इस्तीफे की, पहली ड्राफ्टिंग कहीं और हुई। दूसरी और फाइनल ड्राफ्टिंग पर नजर उपराष्ट्रपति ने जरूर डाली, लेकिन क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? शायद ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर यह जानकारी पुख्ता तौर पे है तो शायद इस दौर में संवैधानिक पदों को लेकर उठते हुए सवालों के बाद अब इस देश में जो पदों पर आसीन लोग हैं वो चाहे सत्ता और सरकार के साथ कितनी भी हमजोली करते चले जाएं और खुश रखने का प्रयास करें, लेकिन सत्ता इस हकीकत को जानती है कि उसका सत्ता में बने रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए हमें लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए इस देश के तमाम उपराष्ट्रपतियों की सूची को लेकर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, 5 साल रहे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन साहब 62 में आए, 5 साल रहे, फिर राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी साहब 5 साल, उन बीच में उनकी गद्दी चली गई 67 से 69 के लिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए और वो राष्ट्रपति बन गए। गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक यानी 5 साल। बीडी जत्ती 74 से 79 तक यानी 5 साल।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84 यानी 5 साल, रामास्वामी वेंकट रमन 84 से 87, लेकिन उसके बाद वह भी राष्ट्रपति बन गए। शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 फिर राष्ट्रपति बन गए। के आर नारायणन 92 से 97 फिर राष्ट्रपति बन गए। कृष्णकांत 97 से 2002, लेकिन उसके बाद ही उस दौर में उनका निधन हो गया, तो पद का कुछ कार्यकाल बचा हुआ था लेकिन निधन हो गया था। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक, यलंगबत सराय फिर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और वो हार गए। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक 2 बार वो उपराष्ट्रपति रहे। वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक, वह भी 5 साल रहे। और उसके बाद जगदीप धनखड़ जो 2022 में आए और 2027 तक इनका कार्यकाल था, और 2025 21 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की पूरी प्रक्रिया, इस दौर में पार्लियामेंट के भीतर की हलचल, मीटिंगों का दौर, और उसमें लगातार जगदीप धनखड़ की पहचान राज्यसभा के भीतर या देश के अलग अलग जगहों पर उनके भाषणों में अक्सर खुले तौर पर यह नजर आया कि उनके निशाने पर विपक्ष रहा है। और इसकी शुरुआत बंगाल में राज्यपाल रहते हुए जब उन्होंने ममता बनर्जी के शासनकाल पर एक के बाद एक उंगली उठाई, उस दौर को याद कीजिएगा, तो इसके बाद ही उनके लिए रास्ता उपराष्ट्रपति पद का खुला था। फिर ऐसा क्या हो गया जब इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को लेकर इस तरीके से इस्तीफा देने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, जिसको लेके हर कोई हतप्रद है। किसने कहा पार्लियामेंट के भीतर आज ही, अभी ही? किसने कहा संसद के भीतर पहली मुलाकात में नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया, छोड़ दीजिए? किसने कहा इस दौर में मुलाकातों का सिलसिला खत्म, आने वाले वक्त की जो भी आपकी व्यवस्था है वह भी खत्म, और अब आपके सामने एक फाइल आएगी? किसने कहा? शायद इसी का इंतजार कीजिए, ये कहा किसने? और जब स्थितियां डगमगाती हैं तो पहले निशाने पर वही पद आते हैं जिन पदों को बड़ा स्थायित्व के तौर पर देखा जाता है, और यह मानकर चला जाता है कि दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल तो डगमगाएगा बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल शासन और गवर्नेंस के तौर पर डगमगाते हुए चल रहा हो तो फिर यह डगमगाएगा ही। और गेट आउट कोई भी कहे, यह इस्तीफा पत्र खुले तौर पर बतलाता है कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है इस देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।